मणिपुर में पिछले लंबे समय से हमें उग्रवादी हिंसा देखने को मिल रही है और इस हिंसा की वजह से अब तक 25 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कोई भी जो घटना होती है उसमें केवल समकालीन संदर्भ नहीं जुड़ा होता, कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट नहीं जुड़ा होता, बल्कि उसका एक ऐतिहासिक संदर्भ भी होता है। तो आज इस वीडियो में हम मणिपुर की इसी हिंसा के ऐतिहासिक संदर्भ को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम मणिपुर में ये जो उग्रवादी हिंसा हो रही है, इस हिंसा के बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेंगे, इसकी पृष्ठभूमि पर बात करेंगे। इसके अलावा इस पूरी हिंसा को लेकर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है, सरकार ने किस तरह के कदम उठाए हैं, उन प्रयासों पर भी बात करेंगे और इस संबंध में आगे की राह क्या हो सकती है, किस तरह के उपाय अपनाए जा सकते हैं, उन उपायों पर भी बात करेंगे और एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे आंतरिक सुरक्षा जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस हिंसा के बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बार मणिपुर के मैप को भी देख लेते हैं। तो ये मैप पर मणिपुर मौजूद है, भारत का एक हिस्सा है और मणिपुर जो है वो वर्तमान समय में भारत के 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं वो 3 राज्य? तो इसमें नागालैंड शामिल है, इसमें असम शामिल है और इसमें मिजोरम शामिल है। इसके अलावा जो मणिपुर है वो एक देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है और वो देश है म्यांमार यानी कि बर्मा। तो ये तो मणिपुर की ज्योग्राफी की बात हुई, यानी कि मणिपुर मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ता है, बॉर्डर पर पड़ता है। तो इस वजह से इसका जो मैनेजमेंट है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने ज्योग्राफी की बात की, अब आगे बढ़ते हैं और उस विवाद की जो इतिहास, विवाद का जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। तो साल 1947 से पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो उस समय मणिपुर जो था वो आजादी से पहले एक रियासत हुआ करता था, एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। यानी कि इसका मतलब यह है कि वहां पर एक राजा का शासन हुआ करता था और उस राजा का नाम था महाराजा बोधचंद्र सिंह। इसके बाद आया साल 1947 और साल 1947 में भारत आजाद हो गया। लेकिन आजादी के समय भारत में जो तमाम क्षेत्र थे वो बिखरे हुए थे, इसमें से कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी मौजूद थे। तो ऐसे में भारत में जो प्लान बनाया गया, जो पूरी योजना पेश की गई, उस योजना के तहत जो तमाम प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें 3 विकल्प दिए गए थे। इस बात को हम सभी जानते हैं। पहला विकल्प ये था कि वो भारत के साथ आ सकते हैं, दूसरा विकल्प ये था कि वो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं और तीसरा विकल्प ये था कि वो स्वतंत्र रह सकते हैं। अब इस पूरे विषय पर मणिपुर में निर्णय लिया जाता उससे पहले ही जून 1948 में मणिपुर के राजा ने वहां पर चुनाव आयोजित किए गए और सबसे विशेष बात ये थी कि ये जो चुनाव हुए थे ये चुनाव अडल्ट सफरेज के आधार पर किए गए थे, यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर इन चुनावों को आयोजित किया गया और इस तरह से मणिपुर के राजा ने वहां पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना कर दी। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल लाया गया और वहां पर मोनार्की और जो लोकतंत्र था वो दोनों एक साथ काम कर रहे थे। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता था, मणिपुर एक स्वतंत्र स्टेट नहीं बन सकता था क्योंकि वो भारत की सीमा में आता था। तो ऐसे में भारत सरकार द्वारा, भारत के तमाम प्रतिनिधियों द्वारा मणिपुर के राजा पर दबाव बनाया गया और इसी दबाव का परिणाम रहा कि सितंबर 1949 में अंततः मणिपुर भारत का हिस्सा बन गया और मणिपुर के राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन जब मणिपुर के राजा ने इस पूरी संधि पर हस्ताक्षर किए थे तो उस हस्ताक्षर के बावजूद भी मणिपुर को भारत में एक राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, उसे राज्य का दर्जा बाद में दिया गया, 1972 में आकर दिया गया। और इसी वजह से एक तो राज्य का दर्जा नहीं दिया गया और दूसरा कई लोगों का यह मानना था कि भारत सरकार ने जबरन मणिपुर को भारत में शामिल किया है, जबरन मणिपुर का विलय किया गया है। तो ऐसे में मणिपुर के कई समूह ऐसे थे जो सरकार के खिलाफ आ गए, वो इस पूरे विलय का विरोध कर रहे थे और इसी विरोध का परिणाम रहा कि हमें मणिपुर में उग्रवादी समूहों का निर्माण देखने को मिलता है। बहुत सारे उग्रवादी समूह बनाए जाते हैं, बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बनाए जाते हैं, जिसमें से एक ग्रुप था पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी, इसके अलावा पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक, इसके अलावा कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस तरह की बहुत सारी पार्टियां थीं। अब यहाँ पर ये जो कांगलीपाक वर्ड है इसका मतलब मणिपुर ही होता है। तो जाहिर तौर पर ये जो लोग थे, इन तमाम समूहों का प्राथमिक लक्ष्य यही था कि मणिपुर में एक स्वतंत्र देश का निर्माण किया जा सके। तो एक तो ये कारण रहा कि मणिपुर में ऐतिहासिक तौर पर हिंसा क्यों है।
इसके अलावा मणिपुर में जो हिंसा मौजूद है, जो तमाम तरह की गतिविधियां हो रही हैं, उस तमाम गतिविधियों पर हमें नागा आंदोलन का प्रभाव भी देखने को मिलता है। नागा आंदोलन भी इसके लिए बहुत बड़ा कारक माना जाता है, बहुत बड़ा जिम्मेदार कारक माना जाता है। और ऐसा क्यों है, इसको समझने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कि नागालैंड में जो विद्रोह चल रहा था, उस विद्रोह के नेतृत्व करने की जो जिम्मेदारी थी वो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड नाम के एक संगठन ने ली थी। ये पूरा संगठन मणिपुर में भी काम कर रहा था, नागालैंड में भी काम कर रहा था। तो ऐसे में ये जो पूरा संगठन था, ये ग्रेटर नागालैंड को बनाने की मांग कर रहा था। और इसी मांग की वजह से जो मणिपुर के ऐतिहासिक लोग थे, जो मणिपुर के इंडिजिनियस लोग थे, आदिवासी लोग थे, यानी कि कुकी जोम समूह, इन लोगों के बीच और इस समूह के बीच विवाद होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि समूह का मानना था कि मणिपुर के ऐसे कई हिस्से हैं जो ग्रेटर नागालैंड का समूह होना चाहिए, ग्रेटर नागालैंड का हिस्सा होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये था कि ये समूह मुख्य तौर पर कुकी जोम समूह के जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र का अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा था। और इसी की वजह से इन दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ और आगे चलकर कुकी जोम समूह के उग्रवादी संगठन भी देखने को मिलते हैं। इन उग्रवादी संगठनों का भी निर्माण शुरू होता है। इसके अलावा वर्तमान समय में जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा का एक और कारण है, उसकी एक और इक्वेशन बनती है। और ये जो कारण है, ये कुकी जोम समूह और मैतेई समूह के बीच जो विवाद मौजूद है, उस विवाद को लेकर है। इस विवाद पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैतेई समुदाय है, वो मणिपुर में बहुसंख्यक समुदाय है, लेकिन बहुसंख्यक होने के बावजूद भी मैतेई समुदाय मणिपुर में शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे की मांग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर विशेष बात यह है कि ये जो कुकी जोम समुदाय है, ये अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है और इससे शेड्यूल कास्ट का दर्जा प्राप्त है। तो ऐसे में कुकी जोम समूह के लोग मैतेई समुदाय को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिए जाने का विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध के चलते हमें हिंसा देखने को मिल रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि मणिपुर में जो हिंसा की इक्वेशन है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा जटिल है, उसमें बहुत सारे फैक्टर शामिल हैं और इसी वजह से सरकार के लिए इस पूरी समस्या को सुलझाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतने सारे समूहों को, इतने सारे फैक्टर्स को एक साथ लेकर चलना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार ने इस पूरे विषय को सुलझाने के लिए, इस विवाद को हल करने के लिए अब तक किस तरह के प्रयास किए हैं। तो सरकार के प्रयासों को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आती है सैन्य कार्यवाहियां, कि सरकार ने इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए आर्मी का सहारा लेकर किस तरह के उपाय लिए हैं। और दूसरे नंबर पर आता है युद्ध विराम, यानी कि डिप्लोमेसी का कितना ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले सैन्य कार्यवाहियों की बात करते हैं। तो जब भारत आजाद हुआ था, हमने बात की कि वहीं से ही हिंसा शुरू होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए साल 1958 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर के कुछ हिस्सों में आफ्स्पा, जो कि अपने आप में एक बहुत विवादित कानून है, आफ्स्पा यानी कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, जो कि सशस्त्र बलों के अधिकारियों को किसी क्षेत्र विशेष में बहुत विशेष अधिकार देता है। भारत सरकार ने इस पूरे अधिनियम को मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में 1958 में ही लागू कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस समय नागालैंड में हमें विद्रोह देखने को मिल रहा था, नागा विद्रोह चल रहा था। तो ऐसे में सरकार को डर था कि मणिपुर में ये विद्रोह और ज्यादा गंभीर रूप धारण कर सकता है, जो कि आगे चलकर हुआ भी। धीरे धीरे ये जो पूरा आफ्स्पा एक्ट था, वो मणिपुर के बहुत सारे हिस्सों में विस्तारित कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। इसके अलावा 1980 के दशक में भारत सरकार ने मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था और साथ ही इस पूरे क्षेत्र में उग्रवादी जो लोग हैं, उन लोगों को समाप्त करने के लिए सेना ने ऑपरेशन ऑल क्लियर नाम से एक अभियान की भी शुरुआत की थी। इस अभियान का प्राथमिक लक्ष्य यही था कि जो पहाड़ी इलाके हैं, उन पहाड़ी इलाकों में उग्रवादी सैनिकों के जो कैंप्स मौजूद हैं, उन कैंप्स को समाप्त किया जा सके। इसके अलावा युद्ध विराम के लिए किस तरह के समझौते हुए हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो एक समझौता जो है वो नागालैंड वाले समूह और भारत सरकार के बीच 1997 में किया गया था। इस समझौते के तहत सीज फायर किया गया था कि और ज्यादा हिंसा नहीं की जाएगी। इसके अलावा 2008 में कुकी विद्रोहियों, राज्य सरकार यानी कि मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते का प्राथमिक लक्ष्य यही था कि जो उग्रवादी गतिविधियां हैं राज्य में, उन गतिविधियों को कम किया जा सके। हालांकि इन समझौतों के बावजूद भी मणिपुर में छोटे छोटे बहुत सारे समूह हैं जो अभी तक इन समझौतों में शामिल नहीं हैं। इसका मतलब है कि अभी बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे समूह हैं जो मणिपुर में सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं, एक्टिव तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये सरकार की प्रतिक्रिया की बात हुई। अब अंत में आगे की राह की बात करते हैं, निष्कर्ष की बात करते हैं कि इस संबंध में किस तरह के उपाय अपनाए जा सकते हैं।
तो जानकारों का कहना है कि यदि हमें मणिपुर की स्थिति को और ज्यादा बेहतर बनाना है तो सबसे पहले हमें वहां पर सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस की व्यवस्था को लागू करना होगा। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये है कि हमें मणिपुर में पारदर्शी सरकार लानी होगी, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट लानी होगी। इसके अलावा वहां की जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका में निष्पक्षता सुनिश्चित करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हमें लोगों के बीच कानून को और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है, यानी सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग कानून का सम्मान करें। इसके अलावा कई जानकारों का यह भी कहना है कि यदि मणिपुर को भारत की मुख्यधारा से जोड़ना है तो वहां पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी जोर देना चाहिए, यानी कि बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर देना जरूरी है। हमें वहां पर सड़कों का निर्माण करना होगा, अस्पताल बनाने होंगे, स्कूल बनाने होंगे, पुलिस स्टेशंस का निर्माण करना होगा। तो ये तमाम उपाय हो सकते हैं। इसके अलावा सीमा प्रबंधन भी एक उपाय है, बॉर्डर मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, क्योंकि यदि अक्सर ये देखा जाता है कि जब सेना जो है वो उग्रवादी एलिमेंट्स पर कार्यवाही करती है तो वो तमाम लोग बॉर्डर पार करके म्यांमार पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में यदि उन लोगों पर कोई कार्यवाही करनी है तो सबसे पहले हमें सीमा पर जो मैनेजमेंट है वो और ज्यादा बेहतर बनाना होगा, ताकि उग्रवादियों को म्यांमार जाने से रोका जा सके और इसके बाद ही हम सीमा पर कोई बेहतर उपाय कर सकते हैं। और अंत में एक उपाय यही है कि लोगों के साथ सरकार को और ज्यादा जुड़ाव सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि अंततः सरकार जो है वो लोगों के प्रति जिम्मेदार है और लोगों के सहयोग के बिना इस पूरी स्थिति से निपटा नहीं जा सकता है। तो ये तो उपायों की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि मणिपुर निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप इसे आसानी से हल कर सकेंगे। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।